हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल दृष्टि स्टडी आईक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासें इन दिनों लगा रहा हूँ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट। फ्रेंड्स, धाराएं जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारी बड़ी बड़ी जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज के, उसमें भी आईएएस आरएएस में भी ये मुख्यतः पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले या देखने से पहले आपके पास अगर वर्ल्ड का मैप हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड का मैप अगर है आपके पास तो उसमें आप फील कर सकते हो कौन सी धाराएं ठंडी धाराएं हैं, कौन सी गर्म धाराएं हैं और कौन सी उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है, कौन सी उत्तरी ध्रुव से आ रही होती है। तो इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए, आपके सामने ये वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड के मैप के आधार पे हम आज जानेंगे और आप भी इसको देखते हुए अपने मैप में इसको फील कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, धारा पढ़ने से पहले हमें इसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। धारा आखिर होती क्या है? फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि जो नदियां हैं वो बहती है ऊंचाई से, यानी कि पहाड़ों पर्वतों से होकर मैदानी भाग में, और अंत में वो अपना जल है वो महासागरों में छोड़ती है। तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि नदियों की धारा तो बहती है ऊंचाई से नीचे की ओर, लेकिन जो महासागर होते हैं उनमें ऊंचा नीचा हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखने में हमें वो क्या है, एकदम समतल दिखते हैं। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि जो महासागरों की धाराएं हैं यानी कि ओशियन जो करंट है वो कैसे बनती है, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है। तो उससे पहले आइए हम परिभाषा जान लेते हैं, धाराएं आखिर होती क्या है। फ्रेंड्स, धाराएं महासागरों का जल जब एक निश्चित दिशा में गति करता है और कंटिन्यू एक निश्चित अपना रास्ता बनाए रखता है, उसको हम कह सकते हैं धाराएं। वो हमारी क्या होती है? धाराएं। यानी कि महासागरों के जल का एक निश्चित दिशा में गति करना क्या कहलाता है? वाटर करंट, यानी कि धाराएं कहलाता है। अब धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है? तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो कारक मुख्यतः जो इसके कारण हैं, कैसे बनती है ये धाराएं, तो ये जानेंगे हम। इसके लिए दो तरह के बल हैं यानी कि कारक, यानी कि एक तो प्राथमिक कारक, एक है प्राथमिक कारक और एक कह सकते हैं द्वितीयक कारक। द्वितीयक कारक ये जिम्मेदार होते हैं। प्राथमिक कारक में क्या क्या आता है? फर्स्ट हम जानेंगे प्राथमिक कारक में नंबर 1 पे हम ले सकते हैं घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी की विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश मान सकते हैं। इसके उत्तरी पोल की तरफ ये जो वाला भाग है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ओके, पृथ्वी घूमती है। फ्रेंड्स, कमेंट में बताइए कि पृथ्वी की जो दिशा होती है घूमने की वो क्या दिशा होती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो जरूर आप कमेंट करिएगा, बाकी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप है, वो क्या हो गए? ठोस। और बीच में यहाँ पे क्या भरा हुआ है? जल। ये हमारे हो गए महासागर, बड़े बड़े महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो ये महासागरों में जल भरा हुआ है। तो आपको पता होगा जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो इसका ठोस भाग है वो तो
उसी गति से घूमता रहेगा। लेकिन जो जल है वो उस गति से उसके साथ गति नहीं कर पाता है, यानी कि ठोस भाग के साथ तरल गति नहीं कर पाता है। तो उसकी जो दिशाएं हैं वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर होने लगती है। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो पृथ्वी तो घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन जो इसका वाटर है वो गति करता है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो फर्स्ट कारण ये हो गया कि घूर्णन गति, जिससे क्या है ये इनकी उत्पत्ति होती है लहरों की, हैं, धाराओं की। दूसरा कारण हम यहाँ जानेंगे, एक है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें, पवनों वाले टॉपिक में आपने देखा होगा कि प्रचलित पवनें होती है वो इसका कारण बनती है। और प्रचलित पवनें कैसी होती है, जो हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे पवनें जो 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या करती है, पूर्व से पश्चिम में से गति करती है। तो ये पवनें भी जिम्मेदार होती है, ये पवनें उनको कंट्रोल भी करती है और उसका साथ भी देती है। तो धीरे धीरे करके उनका जल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लग जाता है। तो दूसरा कारण हो गया हमारा प्रचलित पवनें। तीसरा कारण हम यहाँ कह सकते हैं सी, ये है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस, एक कोरियोलिस बल है वो भी इसका कारण है। कोरियोलिस बल क्या है फ्रेंड्स, एक वैज्ञानिक हुए कोरियोलिस। कोरियोलिस ने बताया कि पृथ्वी का जो 0 डिग्री भूमध्य के उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, इसमें पवनें जो है या जल है वो क्या करेगा, अपने दाईं ओर, अपने दाईं ओर यानी कि RHS राइट हैंड साइड चलेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो मुड़ जाती है कहाँ, अपने बाईं ओर यानी कि LHS। तो ये कोरियोलिस बल है, ये भी इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो गए कुछ हमारे कारक जो इनकी उत्पत्ति करते हैं। कुछ कारक जो द्वितीयक मैंने बताए हैं, वो द्वितीयक कारक उनकी उत्पत्ति के लिए तो सहायक नहीं है पर इनको प्रभावित जरूर करते हैं। इसमें कौन से कारक आते हैं, जैसे दूसरा मैंने जो कारक बताया था द्वितीयक कारक। द्वितीयक कारक में जो बताया, एक तो है तापमान, दूसरा है घनत्व, और तीसरा हम कह सकते हैं सागरों की जो होती है लवणता यानी कि सैलिनिटी, लवणता। तो ये कारण है, ये इन धाराओं को प्रभावित जरूर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानें, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन में जो करंट उत्पन्न, जो धाराएं उत्पन्न होती है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं, ये हमारा वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में ये एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और ये है अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव हमारा है। ये साइड उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो फ्रेंड्स ये जो ओशियन देख पा रहे हो आप एस आकार का, ये हमारा ओशियन क्या कहलाता है, अंध महासागर। क्या कहलाता है, अंध महासागर। ये अंध महासागर है। हमारे भारत के नीचे या यूं कहें एशिया के नीचे जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ओके, और ये पूर्व में और इधर पश्चिम में ये जो ओशियन लगता है इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे
अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशन में, इस ओशन में जो धाराएं उत्पन्न होती है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स मैप लेके जरूर बैठें आप और नोट डाउन करते जाएं। अफ्रीका महाद्वीप है फ्रेंड्स। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें से होकर के तीनों रेखाएं यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों इससे गुजरती है। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके बारे में। हम मान रहे हैं कि वो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजर रही है। ओके, तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा। यही कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इधर नीचे दक्षिण साइड में जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं 23.5 पर, वो है मकर रेखा। ये 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री और ये भी है 23.5 डिग्री। ये मकर, कर्क और ये भूमध्य रेखा। तो फ्रेंड्स ये है हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि तापमान के आधार पर धाराएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? नंबर 1 गर्म जलधारा और नंबर 2 ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती है। याद रखने योग्य बात है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गति करने वाली जलधाराएं कौन सी होती है? गर्म जलधाराएं। और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर गति करने वाली धाराएं होती है ठंडी जलधाराएं। ऐसा क्यों? विषुवत रेखा हम जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी पर इन्हीं 2 रेखाओं यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गति करता रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा तापमान इसी एरियाज में होगा। उष्ण कटिबंध जिसको बोलते हैं हम, यहीं पे होगा। अब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ का जो पानी का तापमान है वो बढ़ेगा। पानी का तापमान बढ़ेगा और ध्रुवों पे क्या होता है? बर्फ़ जमी रहती है जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। इसलिए यहाँ क्या होगा? बर्फ़ जमी रहती है और ठंडा होगा। तो जो ध्रुवों की तरफ से जो जल धाराएँ आएगी वो तो ठंडी आएगी और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो धाराएँ जाएगी वो क्या होगी? गर्म जल धाराएँ होगी। तो आइए अंध महासागर की जो उत्तरी ध्रुव की उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं उनके बारे में हम पढ़ें। यहाँ से जलधाराएं जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, तो इसकी जलधाराएं हैं वो क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है और इसके लिए जिम्मेदार कोरियोलिस बल भी होता है। तो ये जलधाराएं विषुवत रेखा के समांतर जब गति करती है तो विषुवतीय, उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं। ये जो है उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं हैं, ये इनके समांतर गति कर रही है। जब ये गति करते हुए यहाँ टकराती है यानी कि दक्षिणी अमेरिका है इस तट पे टकराती है तो ये 2 भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। यहाँ इसके समांतर ये धाराएं चल रही है और ये टकराएगी तो ये इसकी अपनी साइड बदल लेती है। तो पहले आइए हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में जो गर्म जल धाराएं होती है उसके बारे में। ये धाराएं जब यहाँ से टकराती है तो ये यहाँ पे है क्या? कैरेबियन ओशन है, यहाँ पे मैक्सिको है। तो ये इस तट पे जब टकराएगी तो ये जो इसकी जो शाखा होगी उसका नाम होगा एंटीलीज। क्या होगा इसका नाम? एंटीलीज जलधारा, इसको कहेंगे एंटीलीज जलधारा। यही एंटीलीज जलधारा
आगे बढ़ती है तो दो धाराओं में ये विभाजित हो जाती है। यहाँ आकर इसको बोलते हैं मैक्सिको या मैक्सिकन जलधारा, क्योंकि मैक्सिको यहाँ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिको की जलधारा, मैक्सिको जलधारा या कैरिबियाई जलधारा भी इसको बोलते हैं जलधारा। और यहीं पे है फ्लोरिडा, तो यहाँ ये कहलाती है, यही जलधाराएं क्या कहलाएगी, फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। तो फ्रेंड्स अपने मैप में ये क्या है नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मैप पे जो हम ये लिखते हैं, मैप पे हम खुद अपने हाथ से बढ़ते हैं तो ये जलधाराएं अपने दिमाग में सेट हो जाती है कि कैसे कैसे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो विजुअल ज़्यादा होता है और विजुअल चीज़ों को पढ़ता है, तो इस तरह से याद करने में इतनी आसानी होगी। ये होती है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के बाद में ये दोनों जो फ्लोरिडा से निकली है, ये दोनों जलधाराएं हैं वो क्या है, मिल के आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है ये किसकी तरफ, यूरोप की तरफ। ये यूरोप है, यूरोप की तरफ बढ़ती है। बढ़ने से पहले ऊपर से क्या होता है, जो जलधाराएं आ रही होती है, क्योंकि ये जो जलधारा चल रही है आप बता पाएंगे कि कौन सी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, एंटीलीज गर्म जलधारा है, विषुवतीय जो रेखीय जलधारा है वो गर्म है, उसके बाद में मैक्सिको जलधारा है, गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा भी गर्म जलधारा है। ये जो जलधारा चल रही है ये गर्म जलधारा है। और ध्रुवों की तरफ से एक जलधारा आ रही होती है इधर, इसको हम बोलते हैं लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा। ये जलधारा होगी ठंडी, ओके। और इधर से यानी कि ये ग्रीनलैंड है हमारा, ग्रीनलैंड से, ग्रीनलैंड के पूर्वी साइड से जो जलधाराएं आती है इसको हम बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, जलधारा। तो फ्रेंड्स ये पूर्वी ग्रीनलैंड ये जलधारा है, ये आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़ती है। अब ये जहाँ पर टकराती है वहाँ पे क्या होता है, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जब एक जगह मिलती है तो यहाँ पे एक ग्रांड बैंक का निर्माण होता है, या यूं कह सकते हैं हम कि ये जो एरिया है ये मछली पालन के लिए अति क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे पलवक इकट्ठे हो जाएंगे और उनको खाने के लिए मछलियाँ आएगी। तो ये गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ होती है इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक या फिश बैंक कह सकते हैं इसको हम, और जॉर्ज बैंक भी यहीं बना हुआ है, तो ये हो गया ग्रांड बैंक। अब ये जलधाराएं आगे बढ़ती है, यानी कि ये गर्म जलधाराएं आगे बढ़ रही है। यहाँ पे इस जलधारा को जब ये यहाँ पे बनाती है तो इसको बोलते हैं हम गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं जब आगे बढ़ती है तो ये 3 धाराओं में विभाजित हो जाती है, 3 धाराओं में विभाजित हो जाती है। और इन धाराओं के नाम क्या है, ये है जो सीधी चली जाती है उसको हम बोलते हैं नॉर्वे जलधारा, नॉर्वे जलधारा। इसको हम बोल रहे हैं इरमिंगर, ऊपर की उत्तर की तरफ जो चली जाती है उसको हम बोलते हैं इरमिंगर, इसको बोलेंगे इरमिंगर जलधारा। और जो तीसरी जलधारा है वो नीचे की तरफ जो आती है उसको हम बोलते हैं रेनिल जलधारा, रेनिल जलधारा। ओके, तो ये हो गई हमारी गर्म जलधाराएं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक जलधारा का निर्माण होता है जो हम कह सकते हैं कि ये जलधारा होगी कौन सी, ठंडी जलधारा। इस जलधारा का नाम है, ये अक्सर पूछी जाती है क्योंकि ये जलधाराएं चल रही है कौन सी, गर्म जलधाराएं, और यहाँ पे एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। इस जलधारा को हम बोलते हैं कैनरीज, इस जलधारा को हम बोलते हैं कैनरीज जलधारा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कैनरीज जलधारा है वो अपनी होती है ठंडी जलधारा। तो फ्रेंड्स
एक बार फिर देखिएगा, विषुवतीय रेखीय जलधाराएं जो विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है और जब आगे बढ़ती है तो ये एंटीलीज जलधारा कहलाती है, और जब ये आगे बढ़ती है तो ये मैक्सिको जलधारा कहलाती है, उसके बाद में फ्लोरिडा जलधारा, और जब ये दोनों मिलकर वापस निकलती है और यूरोप की तरफ जाती है, ये यूरोप की तरफ जो जलधाराएं जाती है, इसीलिए इन गर्म जलधारा को हम क्या कहते हैं, यूरोप का कंबल कहते हैं। किसको? गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम को हम क्या कहेंगे? यूरोप का कंबल। तो इस तरह से ये हमारी जलधाराएं होगी, और ऊपर से जो जलधाराएं आ रही होती है इसको हम कहते हैं ठंडी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, और ये हो गई पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। और यहाँ जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का जो मिलन स्थान होता है वो क्या कहलाता है? ग्रांड बैंक, यानी कि फिशिंग बैंक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये जलधाराएं, जो गर्म जलधारा है वो आगे बढ़कर इर्मिंगर, नॉर्वे जलधारा और रेनिल जलधारा में बढ़ जाती है, और यहाँ एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं कैनरीज जलधारा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में जो अंध महासागर की धाराएं हैं उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेन रोड है, तो उसकी वजह से ये व्हीकल वगैरह आते जाते रहते हैं, थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम बात करते हैं जो विषुवत रेखा है हमारी, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध जो पड़ता है उसमें अंध महासागर में कौन सी धाराएं चलती है, कौन सी ठंडी और कौन सी गर्म जल धाराएं हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो आइए, हमने बात की थी कि भूमध्य रेखा के सहारे यानी कि समांतर जो जल धाराएं चलती है उनको हम बोलते हैं दक्षिण साइड में, इसलिए इनको बोलेंगे दक्षिणी विषुवतीय जल धाराएं, और उत्तर साइड में जो चल रही थी उनको हम बोल रहे थे उत्तरी विषुवतीय जल धाराएं। एक फ्रेंड्स, जब ये दोनों जल धाराएं, उत्तरी विषुवतीय जल धाराएं और दक्षिणी विषुवतीय जल धाराएं, जब यहाँ दक्षिणी अमेरिका है इसके तट पर जब टकराती है तो एक जल धारा है वो यानी कि वापस मुड़ जाती है, और ये गिन्नी के तट पर टकराती है, तो ये एक गर्म जल धारा और होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं गिन्नी की जल धारा या गिन्नी जल धारा, गिन्नी जल धारा। तो फ्रेंड्स, ये हो गई गिन्नी जल धारा, ये टकराकर वापस जाती है। अब ये जो दक्षिणी विषुवतीय जल धारा है ये ब्राज़ील के तट से यहाँ टकरा करके जब वापस मुड़ जाती है तो ब्राज़ील के तट के आसपास से ये गुजरती है, तो इसका नाम यहाँ पे पड़ता है ब्राज़ील जलधारा। इसका नाम होगा ब्राज़ील जलधारा। और यही जलधारा, गर्म जलधारा जब आगे बढ़ती है, और मैंने जैसे बताया कि ध्रुवों की तरफ से जो जलधाराएं आती है वो कौन सी होती है? ठंडी जलधाराएं। ये गर्म जलधारा आ रही है, इसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है, तो मैं अब रेड कलर से इसको दिखा रहा हूँ। ये है ठंडी जलधारा, और ये ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ जो जलधारा जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे टकराएगी, दोनों गर्म और ठंडी जलधारा, इसको बोलेंगे गर्म जलधारा को ब्राज़ील जलधारा, और ये जो ठंडी जलधारा है इसको हम बोलेंगे फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड, ये एक द्वीप है उसके नाम पे ये पड़ा है नाम, फॉकलैंड जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा हो गई। अब फ्रेंड्स, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद में पछुआ पवनें चलती रहती है, जिसकी साइड क्या होती है? पश्चिम साइड से। तो ये पछुआ पवन के सहारे से ध्रुवों की तरफ से जो जलधाराएं आगे बढ़ रही है वो ठंडी जलधाराएं होगी, और इनको क्या बोलेंगे? पूर्वी पछुआ या पछुआ जलधारा। और ये जलधारा अफ्रीका के तट पर जब टकराती है तो ये इसके समानांतर हो जाती है और आगे बढ़ती है। इन जलधाराओं का जो नाम है आगे चल के, ये यहाँ क्या पड़ता है? ये ठंडी जलधारा है, इसका नाम है यहाँ वेंगुला जलधारा। वेंगुला या वेंगुला जलधारा। तो फ्रेंड्स,
इस तरह से हमने पढ़ लिया कि दक्षिणी विषुवतीय जलधाराएं जब टकराती है, उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं टकराती है, ऊपर चली जाती है जो एंटीलीज कहलाती है, और नीचे ये बढ़ती है, उसका नाम ब्राज़ील जलधारा हो जाता है। और ब्राज़ील जलधारा और नीचे से आ रही जो फॉकलैंड जलधारा है ये आपस में मिलती है। तो यहाँ पर भी एक क्या है, फिशिंग बैंक का निर्माण होता है जहाँ पे मछली पालन किया जाता है। ये जो स्थान होता है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मिलन स्थान, उसको हम फिशिंग बैंक कहते हैं। इसी प्रकार ध्रुवों से जो आ रही धारा यहाँ कहलाती है क्या, पूर्वी पछुआ जलधारा, और ये अफ्रीका के तट पर आकर के कहलाती है वेंगुला जलधारा। ये ठंडी जलधारा है। यहाँ पे गर्म जलधारा हो गई गिनी जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, ये क्या है, गर्म जलधारा है। और दक्षिण अंध महासागर की जो ठंडी जलधारा है वो है फॉकलैंड जलधारा और वेंगुला जलधारा। और फ्रेंड्स यहाँ एक स्थान बनता है, ये जलधाराएं जब गर्म और ठंडी जलधाराएं जब आपस में ऐसे जा रही होती है, ये मान लो ये इसका मार्ग होता है, ओके। और यहाँ से जो कैनरी जलधारा मैंने बताया, वो कैनरी जलधारा ऐसे चल रही होती है, वो ठंडी जलधारा है। तो बीच में क्या है, ऐसे एक स्थान बन जाता है जहाँ पे क्या है, एक पानी यहाँ का शांत रहता है। तो यहाँ एक जगह बन जाती है जिसका नाम हम बोलते हैं सारागेसो। सारागेसो नाम पड़ा है यहाँ पे एक घास के नाम पे, सारागेसो नाम से घास होता है, उसके नाम पे इसको ये जो स्थान बन गया ये सारागेसो स्थान। इसको क्या है, बिना किनारों का समुद्र कहा जाता है। ये एक समुद्र जैसा बन जाता है यहाँ, और इसी के जो पास में है ना, ये सारागेसो हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिंद महासागर की जलधारा की और प्रशांत महासागर की जलधारा की। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। और फ्रेंड्स, जैसे भी आपको कोई टॉपिक पूछना हो या किसी टॉपिक पे हमें चर्चा करनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। वैसे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ये पवन, जलधारा, पर्वत श्रृंखलाएँ और यहाँ की जो मुख्य घास है उनके बारे में ये टॉपिक मैं क्लियर करूँगा। तो जैसा भी आपको लगे कि ये टॉपिक हमें पहले करना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू। राधे राधे।